हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है सेवन्थ क्लास ज्योग्राफी का। तो इसमें हम लोग जो थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पृथ्वी, बदलती पृथ्वी। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी बदलती पृथ्वी, इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो पृथ्वी जो है वो विभिन्न शक्तियों के से प्रभावित होती है। जैसे पृथ्वी की प्रमुख शक्तियों में देखते हैं, दो भाग में बांटा गया है। पहला तो है अंतर्जनित शक्तियां, दूसरा होता है बहिर्जनित शक्तियां। अंतर्जनित शक्तियों को निर्माणकारी शक्तियां भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा बहिर्जनित शक्तियां है, इसको समतलकारी शक्तियां कहा जाता है। अब इसके फिर इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक दीर्घकालीन, एक भू संचलन और तीसरा आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब है जो अचानक घटित होने वाली शक्तियां होती है। जैसे आपका पहला हो जाता है भूकंप, दूसरा होता है ज्वालामुखी। इस तरफ अगर देखें तो बहिर्जनित शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। ये तीन प्रक्रिया होती है। इन तीन प्रक्रिया में जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है वो किन किन भागों में उसको बांटा गया है। ये अपर्दन नदियों के द्वारा, भूमिगत जल, हिमानी पर्वत, पवन और लहरों के द्वारा होती है। तो इस तरह से एक ग्राफ के रूप में हम लोग इसको डिवाइड करके देख लिए हैं। और नेक्स्ट आप एक एक चीज, एक एक पॉइंट को आप समझते हैं। तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो सेल होती है, जिसे हम चट्टान भी कहते हैं, उसकी परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म, जीवाश्म का अर्थ होता है जब सेल के परत में सेल क्या होते हैं, इन अपरदन या निक्षेपण की प्रक्रिया में क्या होता है, एक के ऊपर एक सेल के कण जमा होते जाते हैं। और उसमें क्या है ना कि सेल के परत के बीच में ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं और उसके बीच में बहुत सारे पौधे पौधे और जंतु दबे होते हैं। पौधे और जंतु, जीव जंतु जो होते हैं, दब जाते हैं। और ये दबे हुए अवशेष जो बहुत दिन बाद ये जो अवशेष का रूप मिलता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। स्थल मंडल जो होते हैं वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये हमारे पृथ्वी के जो अंदर है वो बहुत सारे प्लेट हैं, प्लेटों के भाग में विभाजित है। और इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, जिसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। ये प्लेट क्या है कि धीमी गति से ये अपने अपने स्थान पे इस तरह से घूमते रहते हैं। ये जितने भी प्लेट हैं, के टोटल 7 प्लेटें हैं जो अपने ये प्लेटें क्या है, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो भूकंप और उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो भूकंप जो है, जो एक आकस्मिक क्रियाएं हैं, ये अचानक घटित होने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप सामान्यतः पृथ्वी के भूपृष्ठ पर कंपन उत्पन्न होने वाली घटना को कहा जाता है। ये जो हमारे पृथ्वी के जो पृष्ठ भाग होते हैं, ऊपरी परत होती है, जिसे भूपर पट्टी भी कहा जाता है, परपट्टी कहा जाता है, इसमें जो कंपन होती है उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप के अध्ययन शास्त्र को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तो उसके अध्ययन शास्त्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है, जिससे हम भूकंप के बारे में पता लगाते हैं। भू भूपृष्ठ में स्थित बिंदु जहां से भूकंप प्रारंभ होता है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। इस तरह से देखिए, भूपृष्ठ में स्थित बिंदु, ये हमारा पृथ्वी की सतह है, जिसको हम भूपरपट्टी कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। इस भाग के जस्ट नीचे जो भाग होती है, पृथ्वी के निचले भाग में भूपृष्ठ में स्थित बिंदु जहां से भूकंप प्रारंभ होती है, यहाँ से ये जो भूकंप प्रारंभ होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। इसे हम, इस बिंदु को हम कहते हैं भूकंप का केंद्र।
भूकंप का केंद्र कहलाता है। और यह सामान्यतः भूपृष्ठ से कितने किलोमीटर नीचे गहराई में होती है? तो ये भूपृष्ठ से 60 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होती है। 60 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होती है। भूकंप केंद्र, ये जो हमारा भूकंप का केंद्र है, उसके ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो स्थान होता है, इसके ठीक ऊपर यहाँ देखें तो इस स्थान को हम क्या कहेंगे? इसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र। तो भूकंप का केंद्र बिंदु से जो ठीक ऊपर भूपृष्ठ के पार्ट में देखें तो भूपृष्ठ पर जो बिंदु उसके ठीक सामने होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगला हम देखें तो अधिकेंद्र से जो कंपन होती है, जो अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अब ये हमारा भूपृष्ठ हुआ, इसके जस्ट नीचे भूकंप का केंद्र हुआ, और इससे जो तरंगे यहाँ जो हम जिसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, इस केंद्र को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से जो कंपन होती है वो कंपन तरंगों के रूप में, इस तरह से तरंगों के रूप में चारों तरफ गमन करती है। भूकंपीय तरंगे सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती है। पहला आपका हो जाता है पी तरंग, जिसको हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। पी तरंग को, एस तरंग जिसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और एल तरंग जिसको पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। ये 3 तरंग के नाम आपको याद रखना होगा। इसके साथ में इसका जो दूसरा नाम है, पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, दूसरा एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग, और एल तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या इससे अधिक होती है वो क्या होती है? बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी मानी जाती है। और भूकंप की जो तीव्रता होती है, कितनी तेज गति से आई है, उसको हम किस चीज से मापते हैं? तो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, उसका स्पीड कितना है, तो वो हम रिक्टर स्केल पे मापते हैं। तो ये हमारा क्या था? भूकंप के बारे में था। अब नेक्स्ट जो आकस्मिक घटनाएं होती है वो क्या है? हमारा ज्वालामुखी व उसकी प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। ज्वालामुखी और उसकी प्रक्रिया को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी भूपर पट्टी में वह छिद्र या द्वार होता है जिसके द्वारा सैल पदार्थ या सैल के टुकड़े, जलवाष्प व अन्य गैसीय जो गैस होती है वो धीरे धीरे क्या या तेजी से उद्गार के समय निकलती है। तो ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा फिगर है, वो क्या बता रहा है कि ये तो हमारा क्या है? ये पूरा पार्ट हमारा भूपर पट्टी है, पर पट्टी को दिखा रहा है। उसके जस्ट नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो मेंटल भाग कहलाता है। और इसके नीचे हमारा कोर भाग आता है। तो ये सबसे गर्म भाग होता है, इसमें बहुत सारे तापमान, बहुत ज्यादा तापमान दाब होते हैं। तो इस केंद्र से इसको हम मैग्मा कोस्ट कहते हैं। ये जो त्रिभुजाकार है इसको हम मैग्मा कोस्ट कहते हैं। यहाँ से जो सैल के कण होती हैं, जो गर्म पदार्थ, वो ऊपर की ओर निकलती है, और यहाँ पे आने के बाद ये लावा के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। इसको हम क्या कहते हैं? निकास या वेंट कहते हैं। इसके सबसे ऊपर वाले इस भाग को हम क्रेटर कहते हैं। और यहाँ से जो भाग निकलती है वो बाहर की ओर किस रूप में निकलती है? गैस व राख के रूप में निकलती है। ये एक ज्वालामुखी का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो ये सतह होती है, पृथ्वी के बाहरी पार्ट पृथ्वी तेजी से उद्गार होता है, और ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के ठोस परत के नीचे पिघले सैल, नेक्स्ट भूकंप के बाद हम ज्वालामुखी पढ़ रहे थे। तो ये आपका ज्वालामुखी का पिक्चर हुआ।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जो बाहरी ठोस परत के नीचे क्या होती है, पिघले सैल पदार्थ जिसे मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा कहते हैं, जो अत्यधिक दबाव में होते हैं। जब मैग्मा छिद्र या द्वार द्वारा बाहर धरातल पर जमा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गर्मी व दबाव विद्यमान होने के कारण आते हैं। ज्वालामुखी क्यों होता है, तो पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग होता है उसमें जो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण ज्वालामुखी आती है। और अगला हम देखते हैं कि ज्वालामुखी समानांतर के आधार समय अंतराल के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। समय के अंतराल पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो निरंतर जिससे लावा और मैग्मा का उद्गार होते रहता है, जो सक्रिय रूप में होता है जिससे हमेशा लावा और मैग्मा बाहर की तरफ निकलते रहता है, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा जो आ जाता है वो है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा एक लंबे समय अंतराल पर उद्गार में आते हैं, उद्गार होता है। इसमें लगातार नहीं लेकिन कुछ लंबे समय अंतराल के बाद ही यहाँ से लावा बाहर की तरफ उद्गार होता है, लावा का उद्गार। थर्ड जो आता है वो शांत ज्वालामुखी का आता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार निकलना बंद हो जाता है, जहां से काफी समय से कोई लावा उद्गार हुआ ही नहीं होता है। तो ये 3 आपका समय के हिसाब से लावा के कितना कौन किस स्पीड से किस समय के अंतराल पर होता है उसके हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है। अगला देखते हैं कि जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसको क्या कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये लगातार होते रहते हैं। और काफी ज्वालामुखी आप जब भी निकलता है तो आप देखिएगा कि आग का ये बहुत सारा पार्ट ऐसे बाहर रोशनी की तरह चारों तरफ चिंगारी निकलती रहती है, इस कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला आ जाता है कि माउंट किलिमंजारो जो है वो विश्व का माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। ये ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है आपका माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत का जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप है। यह ज्वालामुखी सक्रिय रूप स्वरूप का है और यह अंडमान और निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप जो है यहाँ का ज्वालामुखी वो भी एक सक्रिय प्रकार स्वरूप का है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस तरह से हम देखे हैं कि ये सभी ज्वालामुखी के प्रकार हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें उद्गार एक लंबे समय अंतराल के बाद आता है, और शांत ज्वालामुखी में जहाँ बहुत लंबे समय से कोई उद्गार हुआ ही नहीं है, कोई लावा और ज्वालामुखी बाहर की तरफ आया ही नहीं है। तो ये हमारा 3rd चैप्टर था। इसमें हम लोग मेनली ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़े हैं। तो ये अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम समुद्र नदियों के जो अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया देख रहे हैं। ये जो आकृति है इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। इस डायग्राम में हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट जो अब हमारा अगला चैप्टर होगा इसका सेकेंड पार्ट होगा, 3rd चैप्टर का सेकेंड पार्ट। उसमें हम लोग बहिर्जनित शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्वरूप बनता है, अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा भी बहुत सारे चीजें का निर्माण होता है। जैसे आप हम लोग नदियों के मुहाना के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, नदी और उसके कार्य, तरंगों से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, समुद्र के अंदर कौन कौन सी आकृतियां बनती है, इन सब चीजों के बारे में, पवन जो रेगिस्तान क्षेत्र में जो अपरदन और निक्षेपण होते हैं उससे कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था आपका 3rd चैप्टर, जिसमें आप आई होप आप लोग को सब सारे टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे।
भूकंप, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भूकंप केंद्र और आपका जो अधिकेंद्र, ये दो में कंफ्यूजन रहता है। जो भूकंप केंद्र होता है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, ये हमारे धरातल या भूपटपट्टी के जस्ट नीचे 60 किलोमीटर की गहराई पे स्थित होता है, जहां से भूकंप का शुरुआत होता है। और ये जो ठीक उसके ऊपर जो ये भूकंप की जो तरंगे जो भूपृष्ठ के ऊपर आती है, उस केंद्र को इसके से ठीक ऊपर सामने होता है, उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये हमारे भूकंप के बारे में था। इसके अलावा जो भूकंप के अध्ययन शास्त्र को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। उसके मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। और इसकी तीव्रता को, कितने स्पीड से ये भूकंप आई है, उसके बारे में, उसको मापने का जो स्केल है, उसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। इन 3 तरंगों का भी नाम आपको याद रखना होगा। पी, एस और एल तरंगे हैं, और इनका अलग अलग जो और नाम है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और पृष्ठीय तरंग, इन सभी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं, इस 2 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग अलग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जल से बनने वाली और पवन और तरंगों के हिमालय क्षेत्र में बनने वाली, हिमनद से बनने वाली, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है 3rd चैप्टर का पहला पार्ट तो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।